नमस्कार। आज हम चल रहे हैं प्राचीन भारत में, छठी से चौथी सदी ईसा पूर्व, और देखेंगे कि कैसे मगध एक राज्य, एक बड़ा साम्राज्य बन गया। हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट और रिसर्च पेपर्स हैं इस पर। हाँ, और हम इन स्रोतों से यही समझने की कोशिश करेंगे कि मगध इतना ऊपर कैसे उठा, क्या वजह थी, कौन से राजा थे, क्या हुआ। ये इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ था जिसने आगे के साम्राज्यों की नींव रखी। तो उस टाइम पर वो 16 महाजनपद थे, है ना, अंगुत्तर निकाय में, जिनका जिक्र है। मगध भी एक था उनमें। पर ऐसा क्या खास था मगध में कि वो बाकियों से आगे निकल गया? मतलब सिर्फ पावरफुल नहीं, एम्पायर बना। देखो, कई बातें थी। सबसे पहली चीज तो थी उसकी लोकेशन। गंगा का जो मिडिल प्लेन है, फर्टाइल एरिया, खेती जबरदस्त। अच्छा। तो अनाज बहुत होता था, सरप्लस। यही सरप्लस आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करता था। फिर उनकी राजधानियां देखो। पहले राजगृह, गिरिव्रज भी कहते हैं उसको, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ किला, एकदम सेफ। और फिर बाद में पाटलिपुत्र, उसे तो जल दुर्ग जैसा बताया गया है। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए था या कुछ और भी? पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना, वो गंगा, सोन, पुनपुन नदियों के संगम पर था। तो सिर्फ सेफ नहीं था, वो नदियों के रास्ते ट्रेड और आर्मी मूवमेंट के लिए भी कमाल की जगह थी। और इसमें जोड़ो साउथ बिहार का लोहा। ओहो, लोहा मतलब बेहतर हथियार, और खेती के लिए हल वगैरह भी। ये तो उस जमाने का गेम चेंजर रहा होगा ना। आर्मी, इकोनॉमी दोनों को बूस्ट मिला होगा। बिल्कुल। लोहे के फाल वाले हल से गहरी जुताई हुई, धान की रोपाई जैसी नई टेक्निक आई, तो खेती का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। ये एक्स्ट्रा अनाज ट्रेड के लिए और बड़ी आर्मी रखने के लिए चाहिए था। और हाँ, पास के जंगलों से लकड़ी और हाथी। हाँ, उस जमाने की आर्मी में हाथी तो मतलब बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। उनका मुकाबला मुश्किल था। इकोनॉमी में वो पंचमार्क्ड कॉइन्स, आहत सिक्के, उनका चलन भी बढ़ा। ट्रेड आसान हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई जमीन, रिसोर्स, नदियां। लेकिन सिर्फ इससे तो एम्पायर नहीं बनता। राजाओं का क्या रोल था, उनकी पॉलिसीज? हर्यंक वंश का नाम आता है सबसे पहले। हाँ, बिना एम्बिशियस राजाओं की ये नहीं होता। हर्यंक वंश करीब 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक उन्होंने नींव रखी। बिम्बिसार फाउंडर थे, जिन्हें श्रेणिक भी कहते हैं। उन्होंने पड़ोस का अंगराज्य जीता, पर उनकी असली स्मार्टनेस शायद वो मैरिज अलायंसेस में थी। अच्छा, कोसल, वैशाली, मद्र, बड़े बड़े घरानों में शादी। ये सिर्फ पॉलिटिकल गठजोड़ थे या इनसे कुछ और भी फायदा हुआ मगध को? ये सिर्फ गठजोड़ नहीं थे, इनसे मगध की प्रेस्टीज बढ़ी, नए इलाकों में एक्सेस मिला, हो सकता है कुछ जरूरी जानकारी भी मिलती हो। और बिम्बिसार वो बुद्ध और महावीर के टाइम के थे। रिलीजियस टॉलरेंस भी दिखाई उन्होंने, जो शायद स्टेबिलिटी के लिए जरूरी रही होगी। लेकिन फिर उनका बेटा आया, अजातशत्रु। कहते हैं पिता को मारकर गद्दी ली। यहाँ तो पॉलिसी एकदम अग्रेसिव लगती है। बिल्कुल। अजातशत्रु लगभग 492 ईसा पूर्व से उसने कोसल और काशी पर कंट्रोल किया। सबसे बड़ा जो उनका युद्ध हुआ वो वैशाली के वज्जी संघ से। कोई 16 साल चला वो। सोचो उस टाइम के हिसाब से कितना लंबा चला होगा। 16 साल। और इसी में वो नए हथियार, रथमूसल और महाशिला कंटक। ये तो मतलब टेक्नोलॉजिकल एज लेने जैसी बात हो गई। हाँ, ये दिखाता है कि मगध सिर्फ नंबर गेम नहीं खेल रहा था, वो नई वॉर टेक्नोलॉजी पर भी फोकस कर रहा था। अजातशत्रु ने डिप्लोमेसी भी यूज की, अपने मंत्री वर्षकार से वज्जी संघ में फूट डलवाई और फिर वैशाली को जीता। राजगृह की किलेबंदी करवाई। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल भी उन्हीं के टाइम हुई। अजातशत्रु के बाद उदयन ने कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट की, जो बहुत स्ट्रैटेजिक मूव था। पर फिर हर्यंक वंश खत्म हो गया और शिशुनाग वंश आया, करीब 412 ईसा पूर्व में। सही, शिशुनाग पहले मंत्री थे, फिर राजा बने। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी पावरफुल अवंती राज्य को मगध में मिलाना। इससे वेस्टर्न इंडिया का रास्ता खुल गया मगध के लिए। और इसी वंश के कालाशोक के टाइम दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वैशाली में। और फिर आते हैं नंद, लगभग 344 ईसा पूर्व। महापद्मनंद, सर्वक्षत्रांतक, मतलब सारे क्षत्रियों का नाश करने वाला, और एकराट यानी एकमात्र सम्राट। ये टाइटल तो बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, महापद्मनंद को इंडिया का पहला एम्पायर बिल्डर कहा जा सकता है। पुराणों में जिक्र है, खारवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है जो कलिंग जीत बताता है उनकी। उनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, पैदल, घुड़सवार, रथ, हाथी। और उन्होंने एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बनाया।
ये सिर्फ जीतना नहीं था, जीते हुए इलाकों को ऑर्गेनाइज करना भी था। लेकिन नंद वंश भी खत्म हुआ। आखिरी राजा धनानंद सिकंदर के टाइम के थे, कहते हैं बहुत अमीर थे पर शायद पॉपुलर नहीं थे। हाँ, ग्रीक सोर्सेज उन्हें बहुत अमीर बताते हैं, पर ये भी हिंट्स हैं कि उनकी टैक्स पॉलिसी शायद हाश थी, लोगों में गुस्सा था, और इसी गुस्से और पॉलिटिकल अनरेस्ट का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से उन्हें हराया और मौर्य वंश की नींव डाली। तो पूरी पिक्चर अब साफ हो रही है। मतलब फर्टाइल जमीन, नदियां, लोहा, हाथी, बढ़ता हुआ ट्रेड और इन सब के ऊपर राजाओं का एम्बिशन और उनके स्ट्रैटेजी, बिंबिसार की डिप्लोमेसी, अजातशत्रु का एग्रेशन, महापद्मनंद का ऑर्गेनाइज्ड एक्सपेंशन, इन सब ने मिलकर मगध को उस युग की सुपर पावर बना दिया। बिल्कुल, ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे ज्योग्राफी, रिसोर्स और इंसानी इरादे मिलकर इतिहास बदल सकते हैं। मगध का उदय सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, इसने आने वाले मौर्य एम्पायर के लिए इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और शायद कल्चरल बेस भी तैयार किया। और यहाँ एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि अगर मगध की जगह कोई और महाजनपद, मान लो अवंती या कोसल, ये रेस जीत जाता तो प्राचीन भारत का इतिहास, उसकी शक्ल आज कैसी होती? सोचने वाली बात है। गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हाँ, ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।